जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दीजिए, स्टेनोग्राफर, यूपी पुलिस या किसी का भी पेपर दीजिए जो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी साहित्य अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और इसका पहला पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें हम और भी इसके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में और किस प्रकार यहाँ डिजाइन किया गया। देखिए, हमने हैंड रिटन नोट्स में इसको बनाया है और उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं ताकि यहाँ से अच्छे से समझ में आए। चलिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य के विकास के लिए विद्वानों ने इसे 4 भागों में बांटा। यानी सभी को पता है कि इसके पहले हिंदी भाषा हम लोगों ने पढ़ा है, तो हिंदी भाषा का विकास हो या हिंदी साहित्य का विकास हो, लेखकों ने इस पर विचार किया, विद्वानों ने इस पर विचार किया कि कैसे हिंदी साहित्य के विकास को और आगे बढ़ाया जाए, हिंदी भाषा के विकास को और आगे बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए विद्वानों ने इसे 4 भागों में बांटा। और वह भाग कौन-कौन से हैं? यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यही 4 भागों में बाँटा गया और यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि हिंदी साहित्य के विकास के लिए विद्वानों ने इसे कितने भागों में बाँटा है? तो 4 भागों में बाँटा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक क्रम आपका है और यहाँ पर देखिए, इसको देख लेते हैं। इधर हमने रखा है नाम और इधर इसका उपनाम और इसका समय, और यहाँ से प्रश्न बनता है, हर बार बनता है। चलिए, 2018 में जब बीडीओ का पेपर हुआ था, यहाँ से प्रश्न बना था और जूनियर असिस्टेंट में भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए, आदिकाल, सबसे पहला आता है आदिकाल। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होना। और इसी का जस्ट विलोम क्या होता है? अंत। पूछता भी है विलोम और शब्द में, शब्द और विलोम में। तो आदि का क्या विलोम होता है? अंत होता है। तो आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना। यानी आदिकाल जब से प्रारंभ होता है तो उसे क्या कहा गया? इसका उपनाम क्या है? वीर गाथा काल कहा गया। क्या कहा गया भैया? वीर गाथा काल कहा गया। और इसके समय की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इसका आपका समय है। ए ओरिएंटेड टाइम है, इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका पूर्व मध्यकाल। इसका उपनाम क्या है? भक्ति काल या स्वर्णयुग काल कहा जाता है। अगर इसके समय की बात करें 1350 से लेकर 1650 तक भक्ति काल चला और भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो भक्ति काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल में कौन कौन से कवि आते हैं, आदिकाल में किन किन कवियों को रखा गया है, तो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल का उपनाम क्या है? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहारी लाल बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो उत्तर मध्यकाल का उपनाम क्या है? रीतिकाल है। और इसके समय की बात करें 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न जो है यूपी पीजीटी में पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक काल। आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? इसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो पूछता है प्रश्न कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के विकास के लिए विद्वानों ने इसे 4 भागों में बांटा है, जिनमें से गद्य काल को उपनाम से जाना जाता है। इसका मेन रचनाकार या मेन कृतित्व किसने निभाया? तो भारतेंदु युग ने ठीक है, भारतेंदु ने निभाया। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है भारतेंदु युग कहा जाता है। इसके समय की बात करें तो 1850 ईस्वी से लेकर अभी तक इसके कार्यकाल को माना जाता है। और देखिए, आधुनिक काल को कुल 6 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 वाले पार्ट को, यानी आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, यानी वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फटा जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विकास के लिए विद्वानों ने इसे 4 भागों में बांटा। नाम क्या था? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। उपनाम की बात करें तो आदिकाल का वीर गाथा काल है उपनाम, और समय की बात करें तो 1000 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
और समय की बात करें 1350 से 1650 है। उत्तर मध्यकाल का उपनाम क्या है? रीतिकाल है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और समय की बात करें तो समय है 1650 से 1850। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है, यहाँ पर 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर आदिकाल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है और यहाँ पर इनकी कवि उनकी रचनाएँ इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं इसको आप रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफ़िनेटली देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले है यहाँ पे हमने लिखा है कवि और इधर इनकी है रचनाएँ। इधर है कवि और इधर है इनकी रचनाएँ। चलिए सबसे पहला पॉइंट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पर आदिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और इनकी एक रचना है जिनका नाम है नज़र ए हिंदी। क्या है? नज़र ए हिंदी इनकी रचना है। और खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि किसको कहा जाता है? खड़ी हिंदी बोली का पहला कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई आदिकाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न बना है कि आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम बताइए जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो यह चंद्रवरदाई हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको मैथिली अच्छे से आती थी। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता था। और इनकी रचना क्या है? पदावली है। बहुत बार पूछा गया है, यह काफ़ी रिपीटेड है। फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट अच्छा ठीक ठाक करिए कमेंट, ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छा मन करे बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, ताकि इस बार आप लोग का सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट में हो जाए। ठीक है, फाइनली सिलेक्शन हो जाए आप लोग का, एकदम अब की बार नौकरी लेनी है। इस प्रकार पढ़िए। तो हिंदी में 30 में 30 स्कोर करना है, क्योंकि इस प्रकार हम एकदम सिलेबस को डिजाइन कर दिए हैं। और अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका 30 में 30 इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का जगनिक। जगनिक के लेखक कौन यहाँ पर? जगनिक है। तो जगनिक के द्वारा कौन सी रचना रची गई? यहाँ पर परमाल रासो। पूछता है परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक है। नेक्स्ट है नरपति नाल। नरपति नाल है के लेखक कौन है? यहाँ पर नरपति नाल लेखक हैं। इनकी रचना कौन सी है? विसल देव रासो है। एक प्रेम कथा है। क्या है? यह एक प्रेम कथा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नरपति नाल के द्वारा कौन सी रचना रचित की गई? यहाँ पर विसल देव रासो। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला है यहाँ पर भक्ति काल में चलते हैं। और भक्ति काल में जो इसको कहा जाता है स्वर्ण काल, और इसके कवि और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। बात जब भक्ति काल की आती है तो सबसे पहले सूरदास, तुलसीदास और अन्य कवि आपके दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर पहला है सूरदास। कैसे याद होगा? देखिए सूरदास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सूरदास को वात्सल रस का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जो आगरा और मथुरा के बीच पड़ता है। इनके द्वारा कौन कौन सी रचना रचित की गई? रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सूरदास की। नेक्स्ट है तुलसीदास। ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज हुआ था, यूपी में। और इनकी रचनाएं क्या हैं? गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है, रामलला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बस इतना आप कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन ही जाएगा आपका। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट लिख के लाए हैं, ताकि आपका कम समय में अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, आपका कम समय में अच्छा चीज़ें आप गेन कर सकें। मेरा यही उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकें।
चलिए नेक्स्ट है कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बार बार पूछी जाती हैं। बीजक, साखी, सबद, रमैनी, ग्रंथावली, रचनावली, अनुराग सागर, एक कबीरदास की रचनाएं हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है रसखान। रसखान रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमरोहा में हुआ था। इनके द्वारा कौन सी रचना है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। पूछता है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान जी की रचना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरोहा में हुआ था। नेक्स्ट है रहीम। रहीम द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रचित की हैं? तो रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और बरवह नायिका। बरवह नायिका काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। रहीम की रचना कौन सी है? बरवह नायिका है। चलिए नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राग गोविंद काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। मीराबाई की रचनाएं कौन से हैं? राग गोविंद और नरसिंह जी की मायरा। नेक्स्ट है रैदास। रैदास कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे। कौन थे भैया? रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे। इनका जन्म काशी में हुआ था, यानी वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। ये मीराबाई के गुरु थे और इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। इनके द्वारा कोई स्पेशल रचना नहीं है, लेकिन इनके पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सूफी परंपरा के कवि हैं। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल जो भी पॉइंट बन सकता था सभी पॉइंट को हमने पेन डाउन कर लिया है ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में हुआ था और यह सूफी परंपरा के कवि हैं। इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत है, काफ़ी बार पूछी गई है और यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। तो पूछता ये भी है कि पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक महाकाव्य है। देखिए हर पॉइंट हमने जो जो पॉइंट लिखा है बिल्कुल टू द पॉइंट है। एग्जाम में सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो बस इतना आप कर लेते हैं, कंप्लीट रहेगा और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस इसी को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का रीतिकाल। अब रीतिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं और रीतिकाल को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए रीतिकाल, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल को श्रृंगार रस की प्रधानता में गिना जाता है, यानी रीतिकाल श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता किसमें है? रीतिकाल में। और इसमें अलंकार और दोहे का अधिक प्रयोग हुआ। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किस काल में अलंकार और दोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? तो आपको बताना होगा रीतिकाल में सबसे ज़्यादा अलंकार और दोहे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कवि और इनकी रचनाएं। तो रीतिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं? तो रीतिकाल में आपके बिहारी लाल आते हैं और केशव दास आते हैं। तो पहले इनका वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो बिहारी लाल एक महाकवि हैं और यहाँ पर इन्होंने गागर में सागर भरा है, यानी कम शब्दों में इन्होंने बहुत से चीज़ों को डिलीवर किया है। और श्रृंगार रस का कवि इन्हें माना जाता है, किसको? बिहारी लाल को। यह राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और ब्रज भाषा के कवि थे। तो पूछता है कि बिहारी लाल किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। कभी अगर आपको कूट लेखन में दे देगा मिलाने के लिए तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, सभी को हमने पेन डाउन कर लिया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी ससुराल कहाँ पर थी? मथुरा में। तो भैया यहाँ पर मथुरा में इनका जीवन ज़्यादा बीता है, इसके वजह से यहाँ पर ब्रज भाषा के कवि रहे और यहाँ पर राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। और यह श्रृंगार रस के कवि थे। इन्होंने गागर में सागर भरा है और बिहारी लाल को महान कवि कहा जाता है। इनकी एकमात्र रचना है कौन सी है? बिहारी सतसई है। याद रखिएगा इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। और यह एक मुक्तक काव्य है। क्या है? यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें दोहे की संख्या की बात करें 713 से लेकर 719 दोहों की संख्या बताई गई है। तो इतने पॉइंट्स इनसे बन सकते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रश्न इतने पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट कवि हैं केशव दास। केशव दास, यहाँ पर केशव दास के द्वारा कौन कौन सी रचना रचित की है? कौन सी रचनाएं हैं? रामचंद्रिका, छंदमाला। तो केशव दास की रचनाएं हैं। केशव दास के द्वारा दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, रामचंद्रिका और छंदमाल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है घनानंद। तो घनानंद के द्वारा कौन सी रचनाएं हैं? सुजान सागर है। तो घनानंद के द्वारा सुजान सागर।
लिखा गया है। नेक्स्ट है भूषण। भूषण एक महाकवि हैं, इनका जन्म कानपुर में हुआ था और इनके द्वारा रचनाएं कौन सी हैं? शिवा बावनी है, काफ़ी बार पूछा गया है और यह वीर रस के कवि हैं। कौन है? वीर रस के कवि हैं। भूषण एक महाकवि हैं, वीर रस के कवि हैं और इनका जन्म कानपुर में हुआ था। ये इनकी रचना कौन सी है? शिवा बावनी है या शिव बावनी, कहीं कहीं लिखा है। चलिए, यहाँ से हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, काल के बारे में डिटेल से पढ़ा और इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, बस केवल आप इतना याद रखिएगा, ठीक है? इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग का है, यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक काल एवं इनकी रचनाएं। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जितना हमने बताया है, बहुत ही कम समय में जो चीज़ें डिलीवर किए हैं, यह आपको कम से कम, अगर दूसरा कोई बताएगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है? लेकिन हमने 15 मिनट में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दिया है। बस इसको आप बार-बार 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपका कोई भी डाउट ना रहे। नहीं तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो गलती होती रहती है। तो मोस्टली इस पर कमेंट आ रहा था, इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द आएगा और उसी के साथ आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट रहे और उसके बाद ये चैनल जल्दी से ग्रो करे और उसके बाद आपके लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन हम करें और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आए। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।